लगातार 10 साल तक मैंने रातों की नींद कुर्बान करके एक कल्टीवेशन गेम को पूरी तरह क्लियर कर दिया था। उस गेम की दुनिया में मैं वर्ल्ड लीडर बोर्ड पर नंबर 1 था। मेरा कल्टीवेशन लेवल इतना ऊंचा था कि 10 अरब साल में भी कोई मेरे बराबर नहीं पहुंच सकता था। मैं एक तरह से सबसे ऊपर अकेला खड़ा था। हर तरह के दिव्य हथियार, हर तरह के लेजेंडरी ट्रेजर्स सब मेरे पास थे। लेकिन आखिरकार ये सब एक गेम ही तो था और अब उस गेम के सर्वर बंद होने में बस 1 मिनट बचा था। मैंने वर्ल्ड चैट खोली, कीबोर्ड पर आखिरी शब्द टाइप की, अलविदा मेरी कल्टीवेशन जिंदगी, तुम अब तक का सबसे बेहतरीन गेम रहे जो मैंने खेला। इतना लिखकर मैं अपने रूममेट लुओ ताओ के साथ खाना खाने निकल गया। लेकिन मेरे जाते ही स्क्रीन पर एक और मैसेज उभरा, गेम सर्वर बंद, आधे घंटे में यह गेम असल दुनिया में उतरने वाला है। खाना खाकर जब मैं और लुओ ताओ कमरे में लौटे तभी बाहर बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। क्या ये दुनिया का अंत होने वाला था? तभी एक आवाज सीधे मेरे दिमाग में गूंजी, हुआशिया कल्टीवेशन लाइफ गेम 60 सेकंड में असल दुनिया में उतरने वाला है। लुओ ताओ डर के मारे इधर उधर देखने लगा। तुमने भी सुना ना, कोई गेम असल में उतरने वाला है? मैं हैरान होकर उसकी तरफ देखता रह गया। यानी हर किसी को वो आवाज सुनाई दी थी, कल्टीवेशन लाइफ। यही तो वो गेम था जो मैंने 10 साल खेला। फिर वो आवाज दोबारा गूंजी। 60 सेकंड बीतते ही सबसे पहले सबकी कल्टीवेशन उतरनी शुरू हो गई। पल भर में आसमान बदल गया। सुनहरी रोशनी की धाराएं आसमान से गिरने लगी। मैं पूरी तरह उस सुनहरी रोशनी में लिपट गया और एक जबरदस्त विशाल ताकत शरीर के अंदर दौड़ने लगी। साथ ही गेम के किरदार के 10 अरब साल के अनुभव पल भर में मेरे दिमाग में उतर आए, जैसे वो सब मैंने खुद जिया हो। कुछ ही पलों में मैं अपनी नई ताकत को पूरी तरह समझ चुका था। बस चाहूं तो एक ख्याल से इस ग्रह को तबाह कर सकता था। तभी लुओ ताओ ने जोर की चीख मारी और एक हाथ से डंबल को चूर चूर कर दिया। सिर्फ बॉडी टेम्परिंग में इतनी ताकत? तो गोल्डन कोर वाले तो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक होंगे। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। बॉडी टेम्परिंग तो सबसे शुरुआती स्टेज है, बस कल्चरेशन की दहलीज है। असली बदलाव तो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट से शुरू होता है। गोल्डन कोर से नीचे वाले तो अब भी आम इंसान ही माने जाते हैं। लेकिन मन में एक चिंता भी उठी। अब हर किसी को असाधारण ताकत मिल गई थी। लगता है दुनिया अब पूरी तरह बदलने वाली थी। तभी स्कूल के स्पीकर से आवाज आई, मैं प्रिंसिपल ली छुन बोल रहा हूँ, सभी छात्र और स्टाफ तुरंत ग्राउंड पर इकट्ठा हो। मैंने लुओ ताओ की ओर देखा, चलो देखते हैं स्कूल क्या कहता है। थोड़ी देर में सारे छात्र मैदान में जमा हो गए। प्रिंसिपल ली छुन ने माइक हाथ में लेकर कहा, मुझे पता है कि आप में से कई लोगों को असाधारण ताकत मिल गई है, लेकिन मेरी गुजारिश है कि इसका गलत इस्तेमाल न करें। अपना कल्टीवेशन लेवल सही सही लिखकर जमा करें। हमें एक रिकॉर्ड बनाना है। थोड़ी देर में सबने अपने फॉर्म भर दिए। पूरे स्कूल के 15,000 छात्र स्टाफ में से 3,000 से ज्यादा लोगों को कल्टीवेशन मिली थी। मैदान पर सबके चेहरे के बदलते भाव देखकर मुझे अजीब सा एहसास हुआ। कभी सोचा नहीं था कि सिर्फ अपनी जिद की वजह से मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। तभी रिकॉर्ड बना रही टीचर चौंक कर चिल्ला उठी, यान यू मैम, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट। उसी पल सारी नजरें एक सौम्य सी दिखने वाली टीचर की तरफ मुड़ गई। प्रिंसिपल ने यान यू मैम को तुरंत स्टेज पर बुला लिया। अभी गेम की कल्टीवेशन उतरनी शुरू हुई है। जिसने भी वो गेम खेला था उसे अपनी ताकत वापस मिलेगी, लेकिन मेरी सलाह है इस ताकत का गलत इस्तेमाल करके कोई अपराध न करें, आम लोगों को न सताएं और ये मत सोचिए कि आप सबसे ताकतवर हैं, क्योंकि आपसे कहीं ज्यादा ताकतवर लोग भी मौजूद हैं। ये कहते हुए यान यू के दिमाग में एक पुरानी याद ताजा हो गई। 5 साल पहले जब उसने पहली बार यह गेम खेला था तो उसे एक बेहद फ्रेंडली प्लेयर मिला था जो हर रोज उसके साथ खेलता, मॉन्स्टर मारने में उसकी मदद करता। दोनों ने साथ मिलकर एक टीम बना ली थी और उसी की वजह से यान यू बहुत कम समय में एक ऊंचे स्तर तक पहुंच पाई थी। पर उसे नहीं पता था कि उसका वो गुरु अब किस मुकाम पर होगा। तभी आसमान में फिर एक गूंजती आवाज फटी, कल्टीवेशन डिसेंट पूरा हुआ। अब पृथ्वी का क्षेत्रफल बदला जाएगा। पूरी दुनिया का क्षेत्रफल 10 गुना बढ़ाया जाएगा। जल्द ही पावर रैंकिंग्स खुलेंगी। टॉप रैंकर्स को शानदार इनाम मिलेंगे। 3 दिन बाद जैसे ही आर्टिफैक्ट डिसेंट शुरू होने वाला था, अचानक जमीन हिलने लगी। मैदान पर मौजूद आम लोग एक एक करके गिरने लगे। मैंने आंखें बंद की और अपनी डिवाइन सेंस से पूरी पृथ्वी का जायजा लिया। सच में पूरी दुनिया का क्षेत्रफल 10 गुना बढ़ चुका था और हुआशिया में तो हजारों नए अनजान इलाके अचानक प्रकट हो गए थे। कहीं समंदर, कहीं जंगल, कहीं रेगिस्तान, बिल्कुल वीरान, बिना किसी जीव जंतु के, जैसे शून्य से पैदा हुए हों। पर इसी के साथ मन में एक डर भी बैठ गया। अगर गेम की कल्टीवेशन उतर सकती है तो क्या गेम के मॉन्स्टर्स और एनपीसी भी उतरेंगे? तभी आसमान में हेलीकॉप्टर के पंखों की आवाज गूंजी। सबने ऊपर देखा। एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर उनके सिर के ऊपर मंडरा रहा था। जैसे ही वो उतरा, उसमें से फौजी वर्दी पहने एक 30 साल के आसपास का शख्स बाहर निकला। मैं मेजर जनरल लुओ वेई हूँ, कल्टीवेटर सुरक्षा विभाग से। यहाँ सबसे ज्यादा कल्टीवेशन लेवल किसका है? यान यू आगे आई। मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट हूँ। ये सुनकर लुओ वेई चौंक गया। उसने तुरंत हाथ बढ़ाकर कहा, आपका स्वागत है। क्या आप हमारे विभाग में शामिल होकर समाज में शांति बनाए रखने में हमारी मदद करेंगी? जरूर, देश की सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। बहुत बढ़िया, चलिए अलग से बात करते हैं। दोनों जैसे ही वहां से निकले, मैंने अपनी डिवाइन सेंस से उनकी बातचीत सुनना शुरू कर दिया। मैम, हम हर स्कूल में एक कल्टीवेशन क्लास शुरू करने की सोच रहे हैं और वहाँ कल्टीवेटर्स को टीचर बनाकर रखेंगे। चूंकि आप खुद चिंडू यूनिवर्सिटी में टीचर हैं, क्या आप वहाँ की क्लास हेड बनना चाहेंगे? जरूर, मैं आपकी बात ऊपर तक पहुंचा दूंगी। चूंकि आप फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट हैं, आपको इस गेम की काफी जानकारी होगी। मैंने ज्यादा दिन नहीं खेला, बस 6 महीने के आसपास, पर इतना जानती हूँ गेम में कई सेक्ट्स हैं। अगर उन सबकी कल्टीवेशन भी उतरेगी तो वो सारे सेक्ट्स और उनके एनपीसी भी असल दुनिया में आ सकते हैं। इनमें सबसे ताकतवर सेक्ट है एज्योर क्लाउड सेक्ट, जिसका मुखिया दा लुओ गोल्डन इमॉर्टल स्तर का है। उसके नीचे के बुजुर्ग भी मिस्टिक इमॉर्टल या अर्थ इमॉर्टल स्तर के हैं। बाकी सारे सेक्ट्स के लोग भी कम से कम हेवनली इमॉर्टल से ऊपर हैं, यानी बेहद ताकतवर। ये सुनकर लुओ वेई के चेहरे पर हैरानी छा गई।
गई। अगर ये सारे एनपीसी सच में पृथ्वी पर उतर आए तो सोचा जा सकता है कि ये दुनिया के लिए कितना बड़ा झटका होगा। एक द ल्यू गोल्डन इमॉर्टल तो सिर्फ एक ख्याल से किसी देश, किसी पूरे ग्रह को मिटा सकता है। अगर उसे काबू में न रखा जाए तो हुआशिया के लिए ये सीधे सीधे तबाही होगी। चिंता मत कीजिए, यानियों ने कहा। गेम की कहानी में एज़्योर क्लाउड सेक्ट एक सम्मानित नेक सेक्ट है, बेकसूर लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता। असली खतरा तो डीमन सेक्ट से है। वो इंसानों को खाते हैं, उनकी आत्माओं को अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। असली मुसीबत वही लोग हैं। समझ गया, मैं ये बात ऊपर तक पहुंचाऊंगा। वैसे मैम, क्या आपको पता है गेम में और कौन कौन आपसे ज्यादा ताकतवर था? मुझसे ज्यादा ताकतवर तो बहुत लोग हैं। मैं तो तब टॉप 50 में भी नहीं आती थी। वो सारे लोग ट्राइबुलेशन ट्रांसेंडेंस से ऊपर थे। खासकर मेरा वो गुरु जो शुरू में मुझे खेलना सिखाता था, उसका नाम था श्याओ याओ थियानजुन, और तब वो पहले ही हेवनली इमॉर्टल था। अगर वो अब भी खेल रहा हो तो शायद अब तक सेज या उससे भी ऊपर पहुंच चुका हो। दूर खड़े मुझे ये सुनकर पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। श्याओ याओ थियानजुन, अरे ये तो मेरा ही गेम आईडी था। मैं पूरी तरह हैरान रह गया। पता चला कि गेम में मेरी वो साथी और शिष्या असल में मेरी अपनी टीचर निकली। पर मैंने पहचान बताने का इरादा छोड़ दिया क्योंकि ये बहुत ज्यादा अजीब हो जाता। लू वेई ने सिर हिलाया। हम इस श्याओ याओ थियानजुन पर नजर रखेंगे। वैसे मैम, आपका गेम आईडी क्या था? सुरक्षा की वजह से हम आपस में गेम नाम से ही बात करेंगे। मेरा गेम नाम था जलपरी। ठीक है, फिर मिलते हैं, मुझे जाकर यहाँ की रिपोर्ट देनी है। इसके बाद लू वेई हेलीकॉप्टर से रवाना हो गया और मैं और लुओ ताओ भी कमरे की तरफ लौटने लगे। तभी आसमान से एक गरजती आवाज गूंजी, पावर रैंकिंग्स खुलेंगी। सब ऊपर देखने लगे। साफ आसमान अचानक काले बादलों से भर गया। फिर हवा में एक सुनहरी चमकती स्क्रॉल प्रकट हुई। 7-8 सेकंड हवा में रुकने के बाद वो धीरे धीरे खुली, पर अंदर कुछ भी नहीं था। फिर वो आवाज दोबारा गूंजी, पावर रैंकिंग्स खुल चुकी हैं। टॉप 100 कल्टीवेटर्स दिखाए जाएंगे। जितनी ऊंची रैंक उतना बड़ा इनाम। रैंक 100 कोई नहीं, की रिफाइनिंग। इनाम छोटी जड़ी बूटी। ये देखकर हंसी आ गई। रैंक 100 पर सिर्फ की रिफाइनिंग, ये तो बड़ा ही कमजोर निकला। पर मुझे ज्यादा हैरानी नहीं हुई क्योंकि ये गेम बस 1 साल ही ज्यादा लोकप्रिय रहा था। 1 साल खेलने वाले ज्यादा से ज्यादा ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडेंस तक पहुंचते और जो नहीं खेलते थे उनकी कल्टीवेशन ड्यूल्स और मॉन्स्टर हमलों में धीरे धीरे गिरती चली जाती। 10वें साल तक तो पूरे गेम में सिर्फ मैं अकेला रह गया था जो अब भी खेल रहा था। 2.5 घंटे बाद रैंकिंग 60वें नंबर पर पहुंच गई। रैंक 60 जलपरी। शुरुआती नासेंट सोल। इनाम जल आत्मा जड़ी बूटी। ये नाम सामने आते ही सब हैरान रह गए। रैंक 60 पर पहले ही नासेंट सोल, ये तो हैरतअंगेज था। यानियो खुद भी अपने को सिर्फ 60वें नंबर पर देखकर चौंक गई। ऊपर वाले तो शायद सब ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडेंस या उससे ऊपर होंगे। रैंकिंग सामने आते ही यान यू के फोन पर एक कॉल आई। सुनना गलत था, पर मैंने फिर भी अपनी डिवाइन सेंस से सुन लिया। ये कॉल लुओ वेई की थी जो यान यू को रक्षक संगठन की चिनडू ब्रांच में बड़े अफसरों से मिलने बुला रहा था। कोई बहुत जरूरी बात करनी थी। यान यू वहां से निकल गई और मेरी डिवाइन सेंस लगातार उस पर टिकी रही क्योंकि मैं देखना चाहता था कि आखिर ये रक्षक संगठन है क्या चीज। जल्द ही यान यू पहाड़ों के बीच एक गुप्त बेस पर पहुंची। लुओ वेई उसे एक मीटिंग रूम में ले गया जहां पहले से 7-8 वर्दीधारी लोग मौजूद थे। वहां उन्होंने यान यू को चिनडू ब्रांच की उप प्रमुख बनने का ऑफर दिया और यान यू ने मना नहीं किया। इसी बीच मैदान पर लुओ ताओ अचानक चिल्ला उठा, यार ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडेंस। मैंने अपनी डिवाइन सेंस वापस खींचकर आसमान की स्क्रॉल पर नजर डाली। रैंक 51 पियाओ मियाओ शियानत जी। शुरुआती ट्राइब्यूलेशन ट्रांसेंडेंस। इनाम जन्मजात दिव्य वस्तु। ये पियाओ मियाओ शियानत जी भी मेरी पुरानी साथियों में से एक थी। गेम अभी नया नया लॉन्च हुआ था तब मेरी उससे मुलाकात हुई थी। वो एक अमीर घर की लड़की थी। मैंने देखा था कि वो वर्ल्ड चैट में शिष्य ढूंढ रही थी तो बस मजे के लिए मैंने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और हैरानी की बात उसने एक्सेप्ट कर लिया। कुछ दिन खेलने के बाद उसने अचानक मुझे टीम अप का ऑफर भेजा। मैंने सोचा वो बस मजे के लिए खेल रही होगी, पर वो सच में बहुत सीरियस निकली और मुझे कई अच्छी चीजें भी भेजती रही। अफसोस वो सिर्फ 1 महीना ही खेल पाई, फिर छोड़ दिया। ये नाम देखकर मुझे कई पुरानी यादें ताजा हो गईं। उसी वक्त लॉन्गडू के एक बंगले में एक लड़की अपना नाम रैंकिंग में देखकर उछल पड़ी, खुशी से नाचने लगी। मुझे नहीं पता था कि यूं ही मजे में थोड़े पैसे लगाकर खेला गया गेम मुझे इतना बड़ा बना देगा। पता नहीं वो छोटा भाई जो मुझे रोज दीदी बुलाता था अब किस लेवल पर होगा। जैसे जैसे रैंकिंग के नाम एक एक करके सामने आते गए मैंने अपने सारे पुराने साथियों को पहचान लिया। कुल 8 लोग, सब यहीं थे, पर अभी तक मुझे सिर्फ यान यू की असली पहचान पता थी। इस बीच मैं और लुओ ताओ कमरे में लौट आए थे। लुओ ताओ अफसोस से बोला, काश मैंने भी पहले वो गेम खेला होता, आज मैं भी कोई बड़ा खिलाड़ी होता। मैं बस मुस्कुरा दिया, कुछ नहीं बोला। बिस्तर पर बैठकर आंखें बंद की और अपनी डिवाइन सेंस से पूरे हुआशिया का जायजा लिया। देखा कि कल्टीवेटर प्रशासन की टीमें जगह जगह गश्त लगाना शुरू कर चुकी थी। तभी लुओ ताओ ने चीखते हुए मुझे अपने फोन पर एक न्यूज दिखाई। एक न्यूज एंकर बता रही थी, देश भर में कई खतरनाक अपराधी असाधारण ताकत पाकर जेल तोड़कर भाग निकले हैं। कृपया घरों में रहें, बाहर न निकलें, दरवाजे खिड़कियां बंद रखें, अजनबियों से संपर्क न करें, फोन ऑन रखें और किसी भी संदिग्ध हालात में तुरंत पुलिस को सूचित कर उस इलाके से दूर हो जाए। मेरी भौहें सिकुड़ गईं। तभी तो कल्टीवेटर सुरक्षा विभाग इतनी जल्दी लोगों को भर्ती करके गश्त पर लगा रहा था। अचानक मेरा चेहरा गंभीर हो गया। मैंने खिड़की से बाहर देखा। लुओ ताओ को कुछ अजीब लगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस बाथरूम जा रहा हूँ। मैं कमरे से निकला और अगले ही पल वहां से गायब हो गया। उधर हैडू के एक समंदर किनारे वर्दीधारी कई अफसर एक कैदी की वर्दी पहने शख्स को घेरे खड़े थे। तुम भाग नहीं सकते, क्या तुम मुझे रोक पाओगे? ये मत समझना कि सिर्फ तुम अकेले हो, टीम के लीडर ने ठंडे स्वर में कहा और उसके हाथ में एक स्पिरिट वेपन से बनी तलवार प्रकट हो गई। वो गोल्डन कोर 7 है। कल्टीवेटर सुरक्षा विभाग का एक स्क्वाड लीडर, छोटा सा गोल्डन कोर 7 भी मुझे पकड़ने आया है। युआन शाओयोंग जोर से हंसने लगा। अगले ही पल उसके शरीर से एक जबरदस्त डरावनी ऊर्जा फूट पड़ी। पल भर में पूरी स्क्वाड कई मीटर पीछे उछल गई। ये लुओ हैरानी से आंखें फाड़े तुरंत रेडियो उठाकर चिल्लाया, हैडू तट
पर एक डीटी ट्रांसफॉर्मेशन स्तर का खतरनाक अपराधी मिला है, तुरंत बैकअप भेजिए तुरंत। आसमान में एक खूनी लाल चीज से बना विशाल हाथ प्रकट हुआ, सीधे नीचे झपटा। सबने आंखें बंद कर ली, मौत का इंतजार करने लगे, पर कुछ नहीं हुआ। ये लोगों ने हैरान होकर आंखें खोली तो देखा एक परछाई उसके सामने खड़ी थी। तुम कौन हो? युआन शाओयोंग डर के मारे चिल्लाया। मैं कुछ नहीं बोला, बस भौहें सिकोड़कर युआन शाओयोंग की तरफ देखता रहा। कुछ गलत होने का एहसास होते ही युआन शाओयोंग घुटनों के बल गिर पड़ा। माफ करो, मुझे छोड़ दो, मेरा इरादा बुरा नहीं था, मैंने बस हल्के से उंगली चटकाई। अगले ही पल युआन शाओयोंग पूरी तरह राख में बदल गया। उसकी आत्मा और उसका नासेंट सोल दोनों ही मिटा दिए गए। वहां मौजूद हर किसी की आंखें फटी रह गईं। शुक्रिया आपका महोदय। ये लो ने खड़े होकर हाथ जोड़े। मैं अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता था, इसीलिए बिना पीछे मुड़े अपनी डिवाइन सेंस से बैकअप टीम को आते देख तुरंत टेलीपोर्टेशन से वहां से गायब हो गया। उसी वक्त आसमान में फिर आवाज गूंजी, पावर रैंकिंग्स का प्रसारण समाप्त हुआ, कल शीर्ष 10 का ऐलान होगा। इतना कहकर स्क्रॉल हवा में सिमट गई और गायब हो गई। अगले दिन दुनिया भर में हर जगह इस डिसेंट की खबर फैल गई। हुआशिया में कल्टीवेशन लाइफ उतरा तो जापान सी यिंगहुआ देश में कोई और गेम, अमेरिका जैसे पियोलियांग देश में सुपर पावर वाला कोई गेम, पूरी दुनिया अफरा तफरी में डूब गई थी। मैंने ट्विटर स्क्रॉल करते हुए भौहें सिकोड़ ली। जैसा मुझे लगा था, कल्टीवेटर्स के आने से देश को कई मुसीबतें झेलनी पड़ रही थी। जो लोग अपनी ताकत पर काबू नहीं रख पा रहे थे, वो आम जनता के लिए एक आफत बन रहे थे। मुझे लगा मुझे कुछ करना चाहिए। जब व्यवस्था बिगड़ती है तब किसी बड़ी ताकत की जरूरत होती है जो हालात संभाले, और अभी वो ताकतवर मैं ही था। तभी आसमान फिर काले बादलों से भर गया। आवाज गूंजी, पावर रैंकिंग्स खुलेंगी, इस बार टॉप 10 का ऐलान होगा। 2 दिन बाद ट्रेजर डिसेंट होगा और कुछ मॉन्स्टर्स भी उतरेंगे। ये सुनते ही मैं छत पर पहुंच गया। भौहें सिकोड़े आसमान की रैंकिंग देखने लगा। अभी कल्चरिवेटर्स की मुसीबत सुलझी भी नहीं थी और अब मॉन्स्टर्स भी उतरने वाले थे। तो लगता है सच में दुनिया में भूचाल आने वाला था। तभी आवाज गूंजी, रैंक 10 छिंगफेंग दाओझांग द लुओ गोल्डन इमॉर्टल, परफेक्शन, इनाम, जन्मजात दिव्य वस्तु, प्राचीन बौद्ध मुहर। एक पहाड़ी मंदिर में एक अधेड़ उम्र के साधु ने अचानक आंखें खोली। जो बोया वही काटा। कभी सोचा नहीं था कि जो गेम कभी खेला था वो यूं बदल जाएगा। 10 साल पहले वो एक कंपनी के मालिक थे। 1 साल कल्टीवेशन लाइफ खेला था, लाखों रुपए लगाए थे और द लुओ गोल्डन इमॉर्टल परफेक्शन तक पहुंच गए थे। पर कंपनी दिवालिया हो गई, पत्नी बच्चे भी चल बसे और उनका सांसारिक जीवन से मन उखड़ गया। बस मंदिर में साधु बन गए। उन्हें लगा था वो अब सबसे ताकतवर हैं, पर पता चला उनसे ऊपर 9 और लोग हैं। रैंक 9 शुरुआती हेवनली इमॉर्टल, रैंक 8 मध्य हेवनली इमॉर्टल, रैंक 7 उत्तर हेवनली इमॉर्टल, रैंक 6 हेवनली इमॉर्टल परफेक्शन। रैंकिंग जैसे जैसे सामने आती गई, लोग हैरान होते चले गए। हेवनली इमॉर्टल परफेक्शन होकर भी सिर्फ 6ठा नंबर, तो इसका मतलब आगे तो सब क्वाजी सेज या सेज होंगे। रैंक 5 कातिल, क्वाजी सेज, इनाम, जन्मजात सर्वोच्च वस्तु, दिव्य कलम। यिंगहुआ देश के एक अंडरग्राउंड गैंग में एक आदमी अचानक खड़ा हो गया। क्या मैं सिर्फ 5वें नंबर पर हूँ? उसका नाम वांग झेनगुओ था। पहले एक कैदी था, डिसेंट के बाद जेल तोड़कर भागकर यिंगहुआ देश पहुंचा था। उसे भी हैरानी हुई कि उसकी क्वाजी सेज जैसी ताकत भी सिर्फ 5वीं रैंक पर है। रैंक 4 आसमान से कमजोर मैं, क्वाजी सेज, इनाम, जन्मजात सर्वोच्च वस्तु, असीम अमर तलवार, दिव्य श्रेणी की सर्वोच्च औषधि। रैंक 3 महान स्वर्गीय ड्रैगन, सेज, इनाम, जन्मजात सर्वोच्च वस्तु, देवता वध मीनार, 5 तत्व दिव्य शरीर। तीसरे नंबर का इनाम देखकर सब हैरान रह गए। ये तो सिर्फ कहानियों में मिलने वाला डिवाइन बॉडी था। क्या ये सिर्फ टॉप 3 का खास इनाम है? रैंक 2 और कौन? सेज किंग, इनाम, जन्मजात सर्वोच्च वस्तु, 5 तत्व चाकू, अमर डिवाइन बॉडी। सब सन्न रह गए। इतना बड़ा सेज किंग भी सिर्फ दूसरे नंबर पर, तो पहले नंबर वाले का कल्टीवेशन लेवल आखिर कितना ऊंचा होगा? तभी आसमान बदल गया। एक के बाद एक सुनहरे 5 पंजों वाले ड्रैगन प्रकट हुए और साथ ही एक विशाल घंटी की गूंज पूरे आसमान में फैल गई। रैंक 1 शाओयाओ थियानजुन सुप्रीम एम्परर, इनाम, दिव्य सर्वोच्च वस्तु, खूनी संहार तलवार, पर्वत नदी चित्र, जन्मजात डिवाइन बॉडी। ये तो सुप्रीम एम्परर निकला। डिप्टी हेड यानियू, आपके लहजे से लग रहा है आप इस शाओयाओ थियानजुन को पहचानती हैं? वो गेम में मेरा गुरु था, हम साथ खेलते थे। ली जेन की आंखों में चमक आ गई। उत्साह से पूछा, क्या आप इस शाओयाओ थियानजुन को हमारे विभाग में शामिल होने के लिए बुला सकती हैं? मैं तो अपना पद तक उसे सौंपने को तैयार हूँ। ये शायद मुमकिन नहीं होगा, मुझे तो पता ही नहीं वो असल में कौन है, न ही उससे संपर्क करने का कोई जरिया है। ये सुनकर सब निराश हो गए, पर यान यू आसमान की स्क्रॉल की तरफ देखती रही। उसकी आंखों में एक उम्मीद सी झलक गई। उधर पियाओ मियाओ शियाना जी दोनों हाथ कमर पर रखकर जोर से हंस पड़ी। अरे वाह, मेरा गुरु तो सुप्रीम एम्परर निकला, मुझे उसे ढूंढना ही होगा, उसकी शरण में जाना होगा। जाओ पूरे नेटवर्क पर शाओयाओ थियानजुन की तलाश शुरू करो, कोई भी सुराग मत छोड़ना। इसी बीच आवाज फिर गूंजी, पावर रैंकिंग्स का पूरा प्रसारण समाप्त हुआ। 2 दिन बाद ट्रेजर रैंकिंग्स खुलेंगी। इसके बाद स्क्रॉल आसमान से गायब हो गई। मैंने आंखें बंद की, अपनी डिवाइन सेंस पूरे हुआशिया पर फैलाई और सभी को मन ही मन एक संदेश भेजा। मैं शाओयाओ थियानजुन हूँ, मुझे पता है कई लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, पर वक्त आने तक मैं सामने नहीं आऊंगा। मैं हुआशिया का बेटा हूँ, जरूरत पड़ी तो मैं जरूर सामने आऊंगा, पर किसी भी संगठन में शामिल नहीं होऊंगा। मैं हुआशिया का बेटा हूँ। ये सुनते ही पूरे देश को राहत मिल गई। लोगों की चिंता काफी हद तक कम हो गई। जब एक सुप्रीम एम्परर खुद हुआशिया की रक्षा में खड़ा हो तो भला कौन गलत कदम उठाने की हिम्मत करेगा। 2 दिन बीत गए। सरकार ने फैसला लिया कि अब पूरे देश में कल्टीवेशन का युग शुरू होगा। कई स्कूलों को कल्टीवेशन स्कूल्स में बदला गया, जिनमें छिंडू यूनिवर्सिटी भी शामिल था। यान यू वहां पार्ट टाइम प्रिंसिपल बन गई और मैं अपनी असली ताकत छिपाकर एक नेसेंट सोल स्तर के काउंसलर की हैसियत से वहीं आ गया। उस वक्त मैं मैदान में छात्रों को ची को शरीर में उतारने का तरीका सिखा रहा
था। तभी आसमान फिर काले बादलों से भर गया। ट्रेजर डिसेंट में 10 मिनट बाकी। ट्रेजर रैंकिंग्स में टॉप 100 खिलाड़ियों का ऐलान होगा। जो पावर रैंकिंग्स या ट्रेजर रैंकिंग्स से बाहर के हैं उनके इनाम इसमें शामिल नहीं। 1 घंटे बाद पूरे देश में 1 लाख बॉडी टेम्परिंग स्तर के मॉन्स्टर उतरेंगे। जगह रैंडम होगी। 3 बार ये गूंजती आवाजें सुनकर पूरे देश में हड़कंप मच गया। इसी के साथ आसमान से हजारों सुनहरी रोशनी की किरणें बरसने लगी। उनमें से एक किरण मेरे ऊपर उतरी। मैदान पर मौजूद सबकी आंखें हैरानी से फैल गई। लुओ ताओ मुस्कुराते हुए बोला, घबराओ मत, ये तो ट्रेजर डेसेंट है। सर, आप तो नेसेंट सोल हैं, आपके पास जरूर कोई ट्रेजर होगा। कुछ ही पलों में सुनहरी रोशनी छूट गई और मेरी दाहिने हाथ की उंगली में एक स्टोरेज रिंग आ गई। डिवाइन सेंस से जांचा तो अंदर वो सारे ट्रेजर्स थे जो मैंने 10 साल में गेम में इकट्ठा किए थे। जल्द ही मुझे अपने इनाम के 2 खास ट्रेजर्स मिले और उनकी पूरी जानकारी मेरे दिमाग में उभर आई। पहला, स्लॉटर ब्लड सोर्ड, एक खास हथियार जो दुश्मन को मारते ही खुद ब खुद उसका खून सोख लेता है और अगर मालिक घायल हो तो सोखा हुआ खून तुरंत उसे वापस मिलकर घाव भर देता है। पर मुझे इसमें खास दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि मैं तो एक ख्याल से ही दुश्मन को मिटा सकता था। इस ट्रेजर की मुझे जरूरत ही नहीं थी। फिर मैंने माउंटेन्स एंड रिवर्स पेंटिंग की तरफ देखा। ये एक छोटी सी अलग दुनिया जैसा ट्रेजर था जिसमें किसी भी चीज को कैद किया जा सकता था। इस पेंटिंग के अंदर मैं खुद ईश्वर समान था। मालिक मैं हूँ छोटी, मालिक मैं हूँ छोटी नदी। तभी रिंग की स्पेस से 2 आवाजें गूंजी। मुझे हल्का सा झटका लगा। मुझे नहीं पता था कि इन दोनों ट्रेजर्स में सच में एक अपनी अलग चेतना है। तुम दोनों पहले मेरे डंटियन में आ जाओ। इतना कहते ही दोनों ट्रेजर्स रोशनी बनकर मेरे डंटियन में समा गए। मैंने अपनी डिवाइन सेंस वापस समेटी। लुओ ताओ को बुलाया और उसे 20 के करीब बेहतरीन पोस्ट हेवनली ट्रेजर्स दी। ये सब घर वालों के लिए ले जा। यार, तुम्हारे पास इतने ट्रेजर्स आए कहां से? रख ले, मेरे पास और भी बहुत है। तभी वो आवाज फिर गूंजी, ट्रेजर रैंकिंग्स खुल चुकी हैं। उसी वक्त एक स्क्रॉल आसमान से नीचे उतरी, पर अब किसी का भी ध्यान उस रैंकिंग पर नहीं था क्योंकि मॉन्स्टर्स के आने का वक्त पास आ रहा था। कल्टीवेटर सुरक्षा विभाग के हर सदस्य की सांस अटकी हुई थी। जांच में पता चला था कि हुआशिया में कई ऐसे अनजान इलाके उभर आए हैं जहां बेहिसाब ची है और सबसे डरावनी बात, इनमें से कई इलाके शहरों के बिल्कुल पास थे। हुआशिया में भले 30 करोड़ से ज्यादा कल्टीवेटर्स थे पर सचमुच ताकतवर मुश्किल से 100 के आसपास थे। इंसानी संसाधन बिल्कुल कम पड़ रहे थे। सड़कों पर गश्ती गाड़ियां बार बार ऐलान कर रही थी, दरवाजे खिड़कियां बंद रखें, चाहे कुछ भी हो जाए बाहर ना निकले। मॉन्स्टर डिसेंट में अब सिर्फ 10 मिनट बचे थे। कल्टीवेटर सुरक्षा विभाग में शामिल हर कल्टीवेटर सड़कों पर गश्त लगा रहा था ताकि कोई भी मॉन्स्टर दिखते ही उसे तुरंत खत्म किया जा सके। इस बार आने वाले मॉन्स्टर भले ही सिर्फ बॉडी टेम्परिंग स्तर के थे, फिर भी कोई लापरवाही बरतने को तैयार नहीं था। पूरा देश हाई अलर्ट पर था। सुरक्षा को अधिकतम स्तर पर रखा गया था। बस मॉन्स्टर्स के उतरने का इंतजार था। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था। मैंने उस काले घुप अंधेरे आसमान की तरफ देखा। आंखों में गंभीरता के साथ बुदबुदाया, आ गए। अगले ही पल आसमान गरजने लगा, बिजलियां कड़कने लगी और वो गूंजती आवाज आसमान में फिर उभरी, मॉन्स्टर डिसेंट शुरू। 1 लाख मॉन्स्टर अभी पृथ्वी पर उतर चुके हैं।